हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे जॉब मॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10th नंबर से पढ़ेंगे। हमने 9th नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा सेकंड चैप्टर है और इसके पहले हमने ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, वहाँ से आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी और उसके बाद अगर आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि मैंने एनसीईआरटी का हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देख सकते हैं, वहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इनफैक्ट मेंस जो कि बीपीएससी का क्वालिफाइंग नेचर है वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी जो होता है वो ऑथेंटिक सोर्स होता है। स्टार्ट करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन से और 10th नंबर का पहला ऑप्शन है Ace waves do not travel after the mental core boundary at 2900 km. The velocity of P waves declines after the mental core boundary. The velocity of P waves declines further in the inner core. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो एस वेव होता है वो मेंटल कोर बाउंड्री के बाद ट्रैवल नहीं करता है। मेंटल का जो लेंथ होता है अप टू 2900 किलोमीटर तक होता है। हमने देखा था क्रस्ट की बाउंड्री की, क्रस्ट की जो थिकनेस थी वो भी हमने देखा था कि 25 से 30 होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, 5 किलोमीटर होता है किसका, ओशनिक क्रस्ट का। उसके साथ ही मैंने बताया था कि उनके बीच की जो बाउंड्री है उनके रिगार्डिंग मैंने न्यूमोनिक्स भी बताई थी, CMRGL यानी कॉनरेड, मोरविक, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लैम। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड जो ऑप्शन है द वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स डिक्लाइंस आफ्टर द मेंटल कोर बाउंड्री। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है और इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट अबाउट द मूवमेंट ऑफ सिस्मिक वेव इनसाइड द अर्थ। वेलोसिटी जो होता है वेव्स का वो चेंज होता है जब वो मटेरियल डिफरेंट डेंसिटीज के ट्रैवल करता है। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ का इनसाइड है वहाँ पे जो मटेरियल्स है वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड है। आपको पता है हाईएस्ट डेंसिटी जो होता है वो कहाँ पे मिलता है, इनर कोर में। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी आपको इनर कोर में देखना है, हाईएस्ट टेम्परेचर भी हमें वहीं देखने को मिलता है। वहाँ पे मिलता है निफे यानी निकिल और फेरस। ये सब हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया। अब दिया भाई एस वेव कैन ओनली ट्रैवल थ्रू द सॉलिड मटेरियल। तो एस वेव जो होता है वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ट्रैवल कर सकता है, जबकि आपको पता है कि जो आउटर कोर वाला जो रीजन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और इसी वजह से आफ्टर मेंटल कोर बाउंड्री जो एस वेव होता है वो ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। दिस इज वाई एस वेव्स डू नॉट ट्रैवल आफ्टर द मेंटल कोर बाउंड्री एट 2900 किलोमीटर। वेलोसिटी जो होता है पी वेव्स का वो भी डिक्लाइन होता है आफ्टर द मेंटल कोर बाउंड्री, क्योंकि वहाँ पे भी डिफरेंसेस होता है मटेरियल्स को और रिफ्रैक्शन जब भी होता है और वो डिफरेंट डेंसिटी से पास करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जो होता है वो डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, तो आउटर कोर में जो वेलोसिटी जो होती है वो लेस देन होती है मेंटल से। और ऑप्शन जो स्टेटमेंट सी जो था बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स गेट्स इंक्रीजेस इन द इनर कोर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डेंसिटी। तो आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि डेंसिटी जो होता है पी वेव का, सॉरी वेलोसिटी जो है पी वेव का वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से आउटर कोर बाउंड्री जो होता है वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है पी वेव्स की वो कम होती है इन कंपेरिजन टू इनर कोर। इनर कोर जो होता है वो सॉलिड में होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सिस्मिक शैडो जोन। तो सिस्मिक शैडो जोन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखेंगे, काफ़ी समझ आएगा। शैडो जोन ऑफ पी वेव्स इज लार्जर देन दैट ऑफ एस वेव्स। यहाँ पे बोल रहा है कि जो शैडो जोन होता है वो पी वेव्स का ज़्यादा होता है एस वेव से। हाँ नहीं, कैसे एस वेव से ज़्यादा हो, पी वेव से ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी पी वेव का कम होता है एस वेव से, क्योंकि एस वेव जो है वो आफ्टर मेंटल कोर बाउंड्री ट्रैवल ही नहीं करता है, जबकि पी वेव जो है वो ट्रैवल करता है, भले ही उसकी वेलोसिटी जो होती है वो लेस हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। पी वेव्स डू नॉट अकर इन अ जोन ऑफ 105 टू 145 डिग्री और यही होता है इसका शैडो जोन, किसका, पी वेव्स का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो हमारा राइट है।
देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। सिस्मिक शैडो जोन बिकॉज इट इज ऑब्जर्व दैट द सिस्मोग्राफ लोकेटेड विद इन 105 मतलब 105 डिग्री फ्रॉम द एपी सेंटर। एपी सेंटर कौन सा जोन होता है? एपी सेंटर जहाँ पर सिस्मिक वेव जो होती है वो जनरेट होती है। मैंने बताया था कि जब अर्थ पे यही वेव जहाँ पे आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे जनरेट होती है उसको एक्चुअली हाइपोसेंटर बोलते हैं, हाइपोसेंटर और फोकस। और अर्थ पे ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, जहाँ पे सबसे पहले आपको सिस्मो मतलब अर्थक्वेक का जो सेंटर होगा उसको हम एपी सेंटर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव, हाउएवर द सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम द एपी सेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ ओनली पी वेव। तो 145 के बाद सिर्फ हमें पी वेव का अराइवल देखने को मिलता है, इस वेव का नहीं देखने को मिलता है। Thus, a zone between 105 to 145 degree from the epicenter was identified as a shadow zone for both types of the waves. तो इसीलिए दोनों वेव्स का 105 से 145 तो दोनों वेव का ही शैडो जोन होगा, लेकिन 145 बियॉन्ड किसका होता है? एस वेव का शैडो जोन। The entire zone beyond 105 does not receive any S wave, इसीलिए एस वेव का जो शैडो जोन होता है वो ज़्यादा होता है पी वेव से। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द प्रेशर एंड डेंसिटी इनसाइड द अर्थ। प्रेशर और डेंसिटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इनसाइड द अर्थ? हमें बताना है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम द सर्फेस टू द डेप्थ ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंट। The central core of the earth has the highest density among all the layers। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस टू द डेप्थ ऑफ द अर्थ इज नहीं, कॉन्स्टेंट तो नहीं होता है। जो रेट होता है टेम्परेचर डिक्लाइन करने का वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होते। ऑप्शन इसलिए हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो रॉन्ग है। सेंट्रल कोर के पास जो हाईएस्ट डेंसिटी होता है अमंग ऑल द लेयर्स, ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो दैट प्रेशर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। प्रेशर एंड डेंसिटी इनसाइड द अर्थ एज द टेम्परेचर फ्रॉम द सर्फेस टू द डेप्थ ऑफ द अर्थ इज द नॉट कॉन्स्टेंट। तो ये कांस्टेंट नहीं होता है। टेम्परेचर का जो डिक्लाइनिंग जो रेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। इनर कोर के पास हाईएस्ट टेम्परेचर होता है और डेंसिटी होता है अमंग ऑल द लेयर्स, ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। डेंसिटी जो होता है वो मार्क करता है लेयर का अर्थ के इंटीरियर लेयर के बारे में। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम मार्क करते हैं और हाईएस्ट डेंसिटी आपको कोर में देखने को मिलता है, वो भी इनर कोर में। ठीक है, सॉलिड मेटल inner core is the densest layer. The mantle is intermediately dense and lithosphere, particularly the continental lithosphere, is the least dense layer. 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। तो हमें मैच करना है और उनके करेक्ट कोड के अकॉर्डिंग हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट। करेक्ट मेंटल कोर आपको पता है ये तीनों लेयर का नाम है और सबसे इनर लेयर जो होता है वो कोर होता है, अपर लेयर होता है वो क्रस्ट होता है, उनके बीच का जो लेयर होता है वो मेंटल होता है। उनका परसेंटेज वॉल्यूम देखना है, हमें बताना है कौन किससे में। तो क्रस्ट का जो परसेंटेज वॉल्यूम होता है वो क्रस्ट आपको पता है अपर लेयर होता है, लेकिन उसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है ना वो सबसे कम होता है। वो कितना होता है? वो होता है 1%। ठीक है, जबकि जो मेंटल होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखेंगे वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा होता है किसका? मेंटल का। मेंटल जो होता है इंटरजोन होता है किसके किसका? क्रस्ट और कोर के बीच का। 2900 किलोमीटर तक ये पाया जाता है अर्थ के सरफेस से। और मेंटल का जो है वो वॉल्यूम होता है 84% और कोर का होता है 15%। तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो क्रस्ट होता है वो ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ होता है और ये बहुत थीन होता है। आपको पता है ये 5 किलोमीटर होता है ओशनिक क्रस्ट, जबकि 25 to 30 किलोमीटर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। 84% of the volume of Earth is formed by mantle, which is divided into two parts, upper mantle और lower mantle। upper mantle और lower mantle के रूप में डिवाइडेड है, ये हमने भी देखा था। और ये डिवाइड करने वाले कौन है? रेपिटी। जो लेयर है वो इनको डिवाइड करता है। ठीक है,
कोर अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम विच इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। और ये भी डिवाइडेड है आपको किसमें, आउटर कोर और इनर कोर, और उनके बीच का जो लेयर होता है वो लेमन होता है, लेमन डिसकंटिन्यूटी जो इनको डिवाइड करता है। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following sources are used by the scientists to study the interior of the earth? इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए कौन से सोर्सेज को यूज किया जाता है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, ये हमें बताना है। सैंपल्स ऑफ द अर्थ कोर, गोल्ड माइंस, वोल्केनिक मैग्मा, मिट्योर्स, ग्रेविटी एनोमलीज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि गोल्ड माइंस, साउथ अफ्रीका के गोल्ड माइंस में हम 15 किलोमीटर तक जा चुके हैं और ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स है। वोल्केनिक मैग्मा ये भी डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है। मिट्योर्स ये इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं। ग्रेविटी एनोमलीज, ठीक है। तो 2, 3, 4 जो है ये हमें बताते हैं किस चीज को, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के रूप में बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सैंपल ऑफ द अर्थ कोर का यूज नहीं किया जाता है। गोल्ड माइंस, थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी इट इज नोन दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस टुवर्ड द इंटीरियर इन द डीपर डेप्थ। तो गोल्ड माइंस क्या बताता है, माइनिंग एक्टिविटी की जाती है तो ये बताता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम डेप्थ को इंक्रीज करते हैं। वोल्केनिक मैग्मा, ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन मोल्टेन मटेरियल जो होता है वो सरफेस से क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। मैग्मा बिकम्स एन इनवैल्यूएबल टूल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। मिट्योर्स, दे आर सॉलिड बॉडी डेवलप आउट ऑफ मटेरियल सिमिलर टू आवर प्लैनेट। मिट्योर्स क्या होते हैं आपको पता है, ये सॉलिड बॉडी है और जैसे हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है वैसे ही इनका भी फॉर्मेशन है। मिट्योर्स, मिट्योराइट्स और मिट्योरॉइड्स में क्या अंतर है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो हमारे डिटेल वीडियो को भी जाके चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया हुआ मिट्योर्स, मिट्योराइट और मिट्योरॉइड्स, ठीक है। ग्रेविटी एनोमलीज हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है मटेरियल्स का क्रस्ट में, इसकी आइडिया हमें ग्रेविटी एनोमलीज से पता चलती है। ग्रेविटी एनोमलीज जो होता है वो कॉज होता है ड्यू टू अनयूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ मासेस इन द रीजन। 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द अर्थ। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द distribution of material inside the earth? There is even distribution of masses material inside the earth. The crust of earth consists of magnetic material. Gravity anomaly gives a clear picture of distribution of masses inside the earth. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बिल्कुल पहला ही स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट नजर आता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स। जिनका डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वो हमें कोर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल गलत बात है पहले। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटी एनोमली जो है वो हमें क्लियर पिक्चर देती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस इनसाइड द अर्थ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट है और पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए भी है कि साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस इज अनइवन एट डिफरेंट डेप्थ इनसाइड द अर्थ। मैग्नेटिक सर्वे प्रोवाइड करती है किस चीज का, मैग्नेटिक सर्वे प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन किस बात के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रस्ट, और प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक शैडो जोन। तो अर्थक्वेक शैडो जोन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। पहला है द शैडो जोन ऑफ वन अर्थक्वेक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द शैडो जोन ऑफ अनदर अर्थक्वेक। बिल्कुल सही बात है कि शैडो जोन दो अर्थक्वेक का अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल। Seismometers record both P and S waves at any distance out of 105 from the earthquake's epicenter. Out of 105 नहीं, S wave तो मिलता ही नहीं है आउट ऑफ 105 डिग्री, तो ये रॉन्ग है।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Earthquake shadow zones seismometer record both P and S waves at any distance within 100.05 outwards नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, फ्रॉम द अर्थक्वेक्स एपिसेंटर। अर्थक्वेक वेव्स जो होता है रिकॉर्ड होता है कहाँ पे, सिस्मोग्राफ्स पे। However, there exist some specific areas where the waves are not recorded, उसको बोलते हैं शैडो जोन। और 100.05 डिग्री से 145 डिग्री जो होता है वो किसका शैडो जोन होता है, वो होता है पी वेव्स का। और 100.05 के बियॉन्ड जो होता है वो एस वेव्स का होता है, क्योंकि 100.05 के बाद हमें नहीं देखने को मिलता है एस वेव्स। The study of different events reveals that each earthquake there exists an altogether different shadow zone। और स्टडी हमें क्या बताती है कि सारे ही अर्थक्वेक के जो शैडो जोन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब हम देखते हैं अर्थ मूवमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को, और इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडोजेनिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इंडोजेनिक मूवमेंट ऑफ अर्थ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है दिस फोर्सेस आर प्रोड्यूस ओनली बाय मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। Tectonic and volcanic activities are from the endogenic movements. Weathering and erosion of Earth's surface is caused by endogenic movement. The energy required for endogenic movement is generated on the surface of the Earth. Endogenic movements आपको एक चीज तो समझ में आ रहा होगा, एंडो और एक्सोजेनिक में। एक्सोजेनिक जो होता है वो आउटर एक्सटर्नल ऑफ द अर्थ, मतलब आउटर सरफेस, अपर लेयर ऑफ द अर्थ की बात किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको इरोजन, वेदरिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जबकि इंडोजेनिक जो फोर्सेस होती है वो इनसाइड विद इन द अर्थ, इनसाइड द अर्थ काम करती है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस आर फोर्स प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द मोमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। नो, सिर्फ लिथोस्फेरिक प्लेट की वजह से नहीं होता है, ठीक है। आपको पता है क्रस्ट और कोर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एस्ट्रोनोस्फेयर भी लेयर है जहाँ से मैग्मा बाहर निकलती है, कभी कभी आउटर कोर से भी जो मैग्मा है वो बाहर निकलती है। टेक्टोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटीज आर फॉर्म ऑफ द इंडोजेनिक मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है कि टेक्टोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटीज जो होते हैं वो इंडोजेनिक मूवमेंट्स का पार्ट है, बिल्कुल सही। वेदरिंग और इरोजन जो है आपको एक्सोजेनिक का है, तो ये नहीं होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इंडोजेनिक मूवमेंट इज जनरेटेड, नहीं, इनसाइड द अर्थ होगा, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इंडोजेनिक मूवमेंट ऑफ अर्थ बिकॉज टेक्टोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटीज जो होता है वो इंडोजेनिक मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ को कॉज करता है। इंडोजेनिक फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, जो इंटीरियर ऑफ द फोर्स अर्थ में क्या होते हैं, जनरेट होते हैं और चेंजेस कॉज करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ में। अर्थ और वोल्केनिक इरप्शन जो होता है वो एग्जाम्पल्स है इंडोजेनिक मूवमेंट्स का। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑन अर्थ आर फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक मूवमेंट्स। तो इसमें से कौन सा जो फीचर होता है वो फॉर्म होता है टेक्टोनिक मूवमेंट से, ये हमें बताना है। वोल्केनिक मूवमेंट्स बिल्कुल इंडोजेनिक कॉज करते हैं। फॉल्स जो क्रिएट होता है वो भी ट्रेंचेस, ये भी इंडोजेनिक। फॉल्स, ये सब जो है वो इंडोजेनिक टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से होते हैं। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा हमारा आंसर। दिस मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स व्हिच आर रिजल्ट। टेक्टोनिक मूवमेंट्स एक्चुअली क्या होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है प्लेट्स का मूवमेंट्स, ठीक है। और ये जो दिस मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स ऑफ प्लेट विच रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट, और स्ट्रेसेस बिल्ड क्रिएट करता है, ठीक है। एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, नई जो मैग्मा होती हैं वो बाहर निकलते हैं। दिस प्लेट्स कैन मेक 3 डिफरेंट बाउंड्रीज, और 3 डिफरेंट बाउंड्रीज बनाती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आपको समझ आएगा कि हमारा जो माउंटेन है वो कैसे फॉर्म हुआ है, जो ओशन है यानी अटलांटिक ओशन वो कैसी बाउंड्री है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट है। साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका वाले जो रीजन है वहाँ पर जो अभी रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कैसी बाउंड्री का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे समझ आएगा। हिमालयस का फॉर्मेशन, ये एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन, रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन, ये सब आपको डिटेल वीडियो से समझ आएगा, ठीक है। और प्लेट बाउंड्रीज कितने होते हैं, 3 होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेट आती है एक साथ आती है। डाइवर्जेंट में 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं।
और ट्रांसफॉर्म में दो प्लेट जो होती है एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है। इन दिस प्लेट बाउंड्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ फीचर आर फॉर्म्ड, जैसे कि फोल्डिंग जो अगर होती है आपको कहाँ पर होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में होते हैं। ट्रेंचेस का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये होता है आपका डाइवर्जेंट। फॉल्ट्स का फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में भी हो सकता है। वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है जहाँ पे अगर दो जो प्लेट्स हैं वो मूव करती है अपार्ट, ठीक है। तो ओशनिक रेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलता है हमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ अर्थ के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फेस टू फेस कंप्रेशन मूवमेंट्स क्रिएट एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। डाइवर्जिंग मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फॉल्ट्स ऑन द सरफेस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही है जो करेक्ट है। फेस टू फेस जो कंप्रेशन होता है तो वहाँ पे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन ऐसे वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। डाइवर्जिंग मूवमेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल क्रिएट करता है फॉल्स का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट स्टेटमेंट। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कंप्रेशन जो होता है क्रिएट्स कब होता है, जब दो जो प्लेट होती है वो कोलाइड करते हैं, यानी कन्वर्जेंट होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हिमालयस का जो फॉर्मेशन होता है उसके पहले जो यूरेशियन प्लेट होती है और इंडियन प्लेट क्या होती है, कोलाइड करती है एक दूसरे से। एज अ रिजल्ट द रॉक लेयर ऑफ अर्थ सरफेस क्रस्ट गेट फोल्ड, और जो रॉक लेयर होता है वो फोल्ड हो जाता है। टेथिस से आपको पता है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसका, लद्दाख के, मतलब जो टेथिस हिमालय के फॉर्मेशन में उसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, आपको पता होना चाहिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्करेंस, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये आप डिटेल वीडियो में जाके देखेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोल्डिंग। द फोल्डिंग ड्यू टू फेस कंप्रेशन क्रिएट्स इंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन compression. The alternate upfolds that are formed on the rocks are called as anticline. Alternate जो upfold होगा तो वो क्या होगा, एंटीक्लाइन का फॉर्मेशन करेगा, और डाउनफॉल्स आर कॉल्ड एज सिंक्लाइन। Faulting occurs when two lithosphere plates moves away from each other. This movement is known as divergent movement. तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम 20 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।